जय हिंद। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता एक खोज, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, इसकी शुरुआत जब हुई तो कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन से लोग इनमें इन्वॉल्व थे और उनका क्या महत्व है, आज इस वीडियो में यह जानेंगे। और आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, इसका कालखंड यानी समय क्या हुआ करता था। तो यहाँ देख सकते हैं, इसे इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता इसे कहते हैं। और इसका जो मैच्योर फेज यानी जो अच्छे तरीके से इसको कार्बन डेटिंग से जो निष्कर्ष निकाला गया है वह 2600 से 1900 BCE तक है, यानी आज से लगभग वही 3600 से लगभग वही 5 साल और निकाले 7 साल, तो 3900 साल तक पहले जो है यह घटना हुआ है। और यह कई क्षेत्रों में इसका फैलाव है और हमारे हिसाब से कई देशों में, यानी हमारे उत्तर जो भारत में, पाकिस्तान में और साथ में अफ़गानिस्तान में भी इसका प्रमाण देखने को मिलता है। और यहाँ पे कई ऐसे स्थल हैं जहाँ से खुदाई के बाद पता चला है जो किसी न किसी नदियों के किनारे ही देखे गए हैं और इनका स्थान देखा गया है। जैसे में यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे हड़प्पा था वह रावी नदी के किनारे है। यहाँ पे देखिए मोहनजोदड़ो था वह जो है सिंधु नदी के किनारे है। और इससे कि चंदूदड़े भी देखिए यह भी सिंधु नदी के किनारे है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले कैसे लोगों को पता चला कि यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन, कोई सभ्यता जो छिपी हुई है और आज से बहुत साल पहले ही इनका ये नष्ट हो गए हैं, इनका खात्मा हो चुका है। तो सबसे पहले बता दें कि चार्ल्स मैसे एक व्यक्ति हुआ करते थे जो अंग्रेज थे। इनका नाम था चार्ल्स मैसे। और ये जो व्यक्ति थे यह एक पत्रकारिता यानी एक ब्रिटिश यात्री थे और पत्रकारिता किया करते थे और इंडिया में आए थे घूमने के लिए, यहाँ पे जो भी कल्चरल जगह होती है उसको देखने के लिए। तो उन्हें जो है पाकिस्तान भी जाने का मौका मिला और पाकिस्तान में गए और ये जो है 1826 में जो भारत आए थे और यहाँ से पाकिस्तान की तरफ जाने का प्लान किया। और वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिली जिससे उन्हें लगा कि यहाँ पहले से कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ के कुछ लोग थे, यहाँ के गांव वाले जो लोग थे आसपास के, वे लोग यहाँ से जो ईंटें थी उस समय के सिविलाइजेशन के, तो उन ईंटों को उखाड़ कर वे ले के अपने घर को बना रहे थे, अपने घर की मरम्मत करते थे। और इससे एक स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था इस हड़प्पा के जगह पे। तो अब इस घटना को जो चार्ल्स मैसे थे सबसे पहले अपने नैरेटिव ऑफ जर्नी नामक पत्रिका में इसे छापा था। नैरेटिव ऑफ जर्नी इनकी पत्रिका थी, इसमें इन्होंने सबसे पहले इस घटना को छापा था। और यही क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र किसने और अपने किस पत्रिका में किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स मैसे जो 1826 में। और यह जो है नैरेटिव ऑफ जर्नी में इन्होंने इस घटना को प्रकाशित किया था। तो साथियों आगे बढ़ते हैं और फिर जो है कुछ समय बाद लगभग इससे 30 साल बाद फिर एक व्यक्ति होते हैं और ये लोग इस समय कराची से लाहौर के बीच में रेल लाइन बिछाने का जो है काम शुरू होता है। तो कराची से लाहौर, देखिए लाहौर तो इधर पड़ता है और कराची जो है इधर पड़ता है और इंडिया के पास में यहाँ पे। तो यहाँ से होते हुए कोई लाइन जो है बनाई जा रही थी जो रेलवे लाइन थी और यह बिल्कुल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के ऊपर से ही निकल रही थी, यानी इन्हीं के स्ट्रक्चर के ऊपर से यह पास कर रही थी।
और रेल लाइन जब बिछाया जा रहा था तो यहाँ पे इस समय के ईंटें प्राप्त हुई। ईंट के साथ साथ यहाँ पे छोटे बड़े और भी लकड़ी या उसमें मरम्मत की जो चीज़ें होती थी देखने को मिली, और इन्होंने खूब इन ईंटों का उपयोग भी किया इन रेल लाइन को बिछाने का। सोचा कि अब दूर से ईंटें मंगाने से बेहतर है यहाँ पे और अच्छी ईंटें हैं और बढ़िया किस्म की ईंटें हैं, तो इन्हीं ईंटों को प्रयोग किया लिया जाए। तो इनमें लोग थे ये बर्टन बंधु थे, और ये लोग जो है 1856 में इन्होंने रेल लाइन बिछाने का इन्हें जिम्मा सौंपा गया था इस एरिया में। तो इन्होंने भी इसके बारे में जानकारी किसी पत्रिका में या उस समय के अखबार में इस बात को कही कि यहाँ पे ईंटें जो है पुराने समय की पड़ी हुई हैं, जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। अब जो है यह बात धीरे धीरे फैल गई कि यहाँ पे ज़रूर कुछ है जो पहले समय का बना हुआ है घर, और यह घर जो है बहुत ही पुराना भी है और इसमें ईंटें जो मिल रहे हैं और भी छोटे बड़े सामान देखने को मिल रहे हैं। तो उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम, यह थे अलेक्जेंडर कनिंघम। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलेक्जेंडर जो कनिंघम हुआ करते थे। देखिए ये जो है यह है जो जॉन मार्शल है, ये देखिए वर्ल्ड के सबसे फर्स्ट आर्कोलॉजिकल इंडिया के फर्स्ट आर्कोलॉजिकल यानी व्यक्ति थे ये, और इनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हें जो है आर्कोलॉजिकल यानी पुरातत्व का पिता कहा जाता है, यानी इंडिया का पुरातत्व के पिता कहे जाते हैं। इन्हें जो है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट या आर्कियोटेक्ट का इन्हें फादर कहा जाता है। तो साथियों, इन्होंने जब अलेक्जेंडर उस समय के पुरातत्व विभाग के मुख्य हुआ करते थे। अब यह जब मुख्य हुआ करते थे तो इन्हें भी जिम्मेदारी थी कि आर्कियोलॉजिस्ट का जो भी काम होता है और जो भी पुराने चीज़ें होती हैं उन्हें देखना होता है, उन्हें समझना होता है, और उनका खोज करना भी इनकी जिम्मेदारी होती है, उनका संरक्षण भी करना होता है। और ये पुरातत्व विभाग के जनक भी बताया ना, ये जो है उस समय के इन्हें जनक कहा गया, और आज भी ये जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कहा जाते हैं। और इन्होंने 1853 से 1856 तक इस एरिया का खूब दौरा किया और इस एरिया के बारे में इन्होंने बहुत सी जानकारी को जुटाया, और इन्होंने एक कमेटी गठित की जिससे इन्होंने पता किया कि इसमें जो है हमें और भी काम करने ज़रूरी हैं, लेकिन इन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली और इन्होंने वहीं पे काम इन्हें रोकना पड़ा ये, और उसमें अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पाए। और इनके बाद जो है फिर देखिए इनकी बुक में जो भी इन्होंने जानकारी पता की से ग्रहण की थी उस समय के घूमने के बाद और पता करने के बाद उन्होंने इस बुक में उसे अच्छी तरीके से प्रकाशित किया है, और इसे हम देख भी सकते हैं, इस नाम से इनकी पुस्तक है। अब जो है जॉन मार्शल, देखिए अपने पूरे परिवार के साथ जॉन मार्शल यहाँ पे अपना फ़ोटो खिंचवाए हैं कितना बढ़िया से हीरो की स्टाइल में। और ये द जॉन मार्शल अल्ब्रम नाम की बुक में इन्होंने अपनी पूरी इस इतिहास को, हिस्ट्री को इसमें शामिल किया है कि इन्होंने क्या क्या किया था, इसमें क्या क्या मिला था, और शुरुआती दौर में इन्होंने कौन से कार्य या खुदाई में किन किन का उपयोग किया गया था। तो सबसे पहले जॉन मार्शल जो है 1921 में इन्हें जो है विभाग अध्यक्ष हुए थे। इस समय 1921 में इन्हें विभाग अध्यक्ष बन गए थे, और उस समय जो है इन्होंने इसको जो है अपनी इस एरिया की या इस मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इन्होंने दौरा किया और वहाँ के बारे में सब कुछ जाना और समझा। और उसके बाद इन्होंने भी अपनी जो है लोगों से समझ के और इन्होंने खुदाई करने का एक जो है कदम उठाया कि हम इसे खुदाई करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं और इससे अन्य जानकारियाँ भी जुटाई जाने का प्रयास किया। तो इन्होंने दो लोगों को, एक थे दयाराम साहनी और एक थे राखलदास बनर्जी,
देखिए यहाँ पे दोनों लोग इस फोटो में आप देख सकते हैं। तो ये दयाराम साहनी और देखिए दयाराम साहनी है, ये भी दयाराम साहनी है। और इन्हें जो है सबसे पहले खुदाई करने का मौका दिया गया और यह हड़प्पा साइट की इन्होंने खुदाई शुरू कर दी 1922 में ही। और यहाँ पे जो जॉन मार्शल थे इनको पूरी छूट दे रखे थे कि आप जो बढ़िया से इसको खुदाई करिए और इसके बारे में जो भी जानकारी है वो जो है हमें बताइए। और जो साहनी थे वो इंडिया के डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बनाए गए थे, यानी ASI के। आज भी ASI जो है खूब अच्छे से काम करती है, यानी सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये जहाँ भी खुदाई उदाई होती है, जहाँ भी कुछ पुराने चीज़ मिलते हैं, उन्हें जो है इन्होंने इन लोग जो है जाके वहाँ पे जानकारी जुटाते हैं और उसे पता करते हैं किस समय का था। तो उस समय सबसे पहले इन्हें ही साहनी को बनाया गया था ASI के डायरेक्टर जनरल। अब जो है जब दयाराम साहनी बनाए गए तो इन्होंने खुदाई अपनी शुरू कर दी और इसके बारे में एक एक करके बहुत सी जानकारियाँ निकलती गई। और ठीक देखिए यहाँ पर भी बहुत से ऐसे देखने को मिला स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे जब इसके आएंगे कि किस क्षेत्र का खुदाई है, हड़प्पा का है या मोहनजोदड़ो का है। देखिए कुआं मिला है, ऐसे ढका हुआ कुआं मिला है ताकि कोई गिरे ना, और इसका उपयोग भी ये लोग अच्छे तरीके से किया करते थे। इसके बारे में सब कुछ जानकारी हम लोग देखेंगे। और इसके बाद जो है हड़प्पा की देख लिया हमने, इसके बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई राखल बनर्जी जो कि 1922 में इन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू कर दी। ठीक है, मोहनजोदड़ो खुदाई जो है 1922 में इन्होंने भी खुदाई शुरू कर दी। और इसके बाद एक पर एक खुदाई करने का अन्य लोगों ने जिम्मा उठाया और ऐसे लगभग 140 ऐसे क्षेत्र आज हैं। इतना छोड़िए, और इस समय जो है वो 1400 लगभग इस समय 1400 ऐसे स्थल की खुदाई हो चुकी है, जबकि 1947 तक यह 40-50 तक पहुंच गया था, यानी 40 से 50 स्थलों की खुदाई उस समय हो चुकी थी। तो आप देख सकते हैं कि खुदाई का कितना तेज़ी से विकास हुआ और हर एक क्षेत्रों में खुदाई की जाने लगी, जिससे वहाँ के जानकारी हमें और वहाँ के जो पुरानी चीज़ें थीं, औजार थे, यह हमें देखने को मिले। और साथियों इसी के साथ साथ हमें जो है साहित्य पढ़े जाने के कारण जो है हमें पुरातात्विक स्रोत का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं हमें एकदम पुख्ता सबूत देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और हम अनुमान लगा के उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे जुटा पाते हैं। और इसी के साथ इसकी पता जो है, इसके बारे में हमें आयु काल भी पता करते हैं कि यह कितने साल पुराना है और यह कब का, जो यह हड़प्पा सिविलाइजेशन है कब से कब शुरू हुआ और कब जो है ख़त्म हो गया। इसके बारे में भी यह जो कार्बन डेटिंग यानी कार्बन 14 से प्रयोग करके इसका अनुमान या पता किया था। अनुमान क्या, बिल्कुल एक्यूरेट इससे आयु काल पता कर लिया जाता है। इसमें C12 और C14 का रेशियो निकाल के किया जाता है, और इससे जो है पता किया गया कि यह 2300 से 1750 BC पुराना है। ठीक है, जबकि जो ये जॉन मार्शल थे, इन्होंने भी अपनी अनुमान बताया था, क्योंकि उस समय कार्बन डेटिंग उतने बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पा रहा था और उसमें उसका उपयोग भी सही नहीं था। तो जॉन मार्शल ने अपने हिसाब से या अपने अनुमान के आधार पर इसे जो है 3250 से 2700 BC इसका अनुमान लगाया था। चूँकि इनका भी अनुमान बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, जिन्होंने भी अनुमान लगाया बिल्कुल एक्यूरेट लगभग ही इसके आसपास ही है। और अनुमान लगाना साथियों इतना आसान नहीं है इतिहास में जो भी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनका अनुमान
जो है बहुत ही हद तक सही भी है, और इसका अनुमान जो है जॉन मार्शल जी ने लगाया था। और हमें याद रखना है कि आयु काल इसका 2300 से 1750 BC है, जो सर्वमान्य है। अब इसको जो 3 चरणों में बांटा गया था, इसे 3 चरणों में बांटा गया था। पहला था प्राथमिक चरण, मध्य चरण और अंतिम चरण। इसके कितने चरण साथियों हैं? 3 चरण में बांटा गया है, ताकि इसे पढ़ने में आसानी हो और बहुत सी बातें जो है हम अलग अलग करके इन्हें सीख पाएँ। तो पहला था प्रारंभिक चरण। बिल्कुल साथियों, प्रारंभिक चरण में अब धीरे धीरे सिविलाइजेशन जो है बन रही थी। वहाँ पे लोग आकर के अपना घर बनाने का काम या वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने का काम शुरू कर रहे थे, और उन्हें कैसे कैसे काम करना था, कैसे कैसे उनका कृषि व्यवस्था था, सब कुछ उनका शुरुआती दौर था। तो प्रारंभिक चरण में जो है यह कितना पुराना है, इसे कितना तक लिया गया है? तो इसे 3300 से 2600 तक लिया गया, क्योंकि यहाँ पे लोग अभी आ रहे थे और धीरे धीरे बसने का शुरुआती दौर हुआ करता था। मध्य चरण में, जिसे दूसरा नंबर दिया जाता है मध्य चरण, और मध्य चरण का जो काल हुआ करता था वह 2600 से 1900 BC। सब हम BC में बता रहे हैं, और हम पहले आपको बता चुके हैं कि BC का मतलब क्या होता है। और तीसरा में अंतिम चरण जो है, जो अंतिम चरण हुआ करता था वह 1900 से 1300 BC तक था। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। तो हम इन्हीं 3 खंडों के बारे में देखेंगे, कौन कौन से किस खंड में हुए थे। और चूँकि इसका कोई मतलब नहीं, हमने इसे बस एक वर्गीकरण करने का तरीका बताया है। और आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि सिंधु घाटी सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया था। पहला था सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु नदी के किनारे के स्थल हैं, वह एक सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे के स्थल, ये सिंधु और सरस्वती के जो बीच वाले स्थल हैं वहाँ पर जो स्थल मिले हैं उनके बारे में है। और हड़प्पा सभ्यता जो सबसे पहले खोजी गई थी, इसलिए इसके नाम पर जो है हड़प्पा सभ्यता का नाम रखा गया था। और इसको हम जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।